चलो बच्चों, आज 10th क्लास के विद्यार्थी नागरिक शास्त्र के अध्याय 2 का संघवाद चैप्टर के बारे में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और संघवाद से संबंधित जो भी चीज़ तुम्हें बताया जाएगा बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग इस चीज़ को सुनेंगे। तुम लोगों के लिए आज हमने बोर्ड का भी प्रबंध कर दिया है ताकि बोर्ड के माध्यम से तुमको और अच्छे से जानकारी हो जाए। और कॉपी में नोट डाउन करना, स्कूल जब अच्छे तरीके से चलेगा तो सारे कॉपी जो नोट कॉपी है वो तुम लोगों का चेक किया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं अध्याय 2 जो है वो आप लोगों का जो है वो है संघवाद। संघवाद को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे संघीय शासन भी इसको बोलते हैं, संघीय शासन भी बोला जाता है, और इसका एक और नाम है संगठनात्मक शासन। ये तीनों एक ही चीज है, संघवाद, संघीय शासन, संघीय व्यवस्था। इस प्रकार की व्यवस्था विशेष रूप से लोकतंत्रात्मक देश में देखी जाती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के प्रति सरकारें उत्तरदायी होती हैं। इसीलिए लोकतंत्र में संघीय शासन या संघवाद का बहुत महत्व है। संघीय व्यवस्था या संगठनात्मक शासन या संघवाद किसे कहते हैं, सर्वप्रथम इसको जानना जरूरी है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में शासन कई इकाइयों में बटा होता है। हम सभी को पता है कि शासन विशेष रूप से 2 प्रकार का चलाया जाता है। एक होता है एकात्मक शासन और एक होता है संगठनात्मक शासन। संगठनात्मक शासन, एकात्मक शासन किसे कहते हैं? कोई भी पूछिएगा कि एकात्मक शासन क्या होता है, विशेष रूप से 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए एक प्रश्न भी आता है। एकात्मक और संगठनात्मक शासन में 2 अंतर लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए तुम लोग इसको यहीं पर समझने की कोशिश करो। एकात्मक शासन, इसमें क्या होता है, सरकार का गठन जो होता है वो एक स्तर पर होता है, एक स्तर अर्थात केंद्रीय स्तर पर। इसमें सरकार का गठन एक ही स्तर पर होता है, केंद्रीय स्तर पर, जबकि संगठनात्मक शासन में सरकार कई स्तरों पर गठित होती है, कई स्तरों पर गठित होती है, यानी कि केंद्र के स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। इसको इस रूप से समझेंगे हम लोग, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ये आप लोगों को एक प्रकार से स्ट्रक्चर बना के आप लोगों को हमने बताने का कोशिश किया कि शासन जो है वो 2 प्रकार की होती है, एकात्मक शासन, संगठनात्मक शासन। एकात्मक शासन अगर परिभाषा देखें तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का गठन केवल एक स्तर अर्थात केंद्रीय स्तर पर होता है तो उसको एकात्मक शासन कहते हैं। संगठनात्मक शासन वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का गठन कई स्तरों पर होता है अर्थात केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर होता है, तो इस प्रकार के शासन व्यवस्था को संगठनात्मक शासन कहते हैं। भारत को एक संगठनात्मक देश माना जाता है। भारत एक संगठनात्मक देश है। सबसे अच्छा उदाहरण संघवाद का अगर देखा जाए तो ये हमारे देश में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो शासन जो चलाई जाती है वो कई स्तरों पर चलाई जाती है। केंद्र स्तर अर्थात केंद्र सरकार अर्थात दिल्ली की सरकारें, राज्य सरकार अर्थात राज्यों में जो सरकारें हैं वो चलती हैं, और स्थानीय स्तर यानी कि राज्य के अधीन जो स्थानीय सरकारें होती हैं, नगर पालिकाएं, पंचायत की सरकारें, ये सब स्थानीय सरकारें कहलाती हैं। तो अब हम लोग परिभाषा अगर देखें
तो संगठनात्मक शासन का परिभाषा अगर देखा जाए तो इसमें बोला जाएगा कि वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का गठन कई स्तरों पर होता है, इस प्रकार के शासन व्यवस्था को संगठनात्मक शासन कहते हैं। परिभाषा आप लोग आराम से लिखेंगे, वैसे अब इसका परिभाषा के लिए नोट एक बनाएंगे तो उस नोट को आप लोगों को लिंक भेजेंगे, आप उसको उतार लेंगे। अब आइए कि एकात्मक और संगठनात्मक शासन में अंतर क्या है। एकात्मक और संगठनात्मक शासन में अंतर क्या है, या फिर संगठनात्मक शासन किन किन देशों में है। आप प्रश्नावली में भी जाएंगे तो प्रश्नावली में इससे संबंधित एकदम अवश्य क्वेश्चन मिलेगा। सबसे पहले ही आपको सवाल मिलेगा कि भारत के अलावा उन देशों का नाम बताएं जिसमें संगठनात्मक व्यवस्था है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको आते हैं। सबसे पहले संघवाद आप समझ गए, एक बार फिर हम बताना चाहेंगे। संघवाद या संगठनात्मक शासन किसे कहते हैं? वैसी शासन व्यवस्था जिसमें सरकार का गठन कई स्तरों पर होता है, अर्थात केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो उस प्रकार की सरकार को संगठनात्मक सरकार या संघवाद कहते हैं। अगर बोला जाए कि भारत के अलावा, हम सभी को मालूम है कि हमारा देश जो है, भारत एक संगठनात्मक देश है। भारत एक संगठनात्मक देश है। भारत एक संगठनात्मक देश है। क्यों है? क्योंकि भारत में सरकार का गठन कई स्तरों पर होता है ना। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है, यहाँ सरकारें जो होती हैं कई स्तरों पर काम करती हैं, कई स्तरों पर कार्य करती है या फिर गठित होती है। एक स्तर पर सरकारें काम नहीं होती, क्योंकि भारत एक विशाल देश है। अब भारत में एक स्तर अर्थात केंद्रीय स्तर से शासन चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाते समय भारत को एक संगठनात्मक ढांचा वाला देश बनाया। यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर यानी कि दिल्ली में सरकारें गठित होती हैं, राज्य स्तर पर भी सरकारें गठित होती हैं, और स्थानीय स्तर पर जो हम लोग सरकार अपना बनाते हैं, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ये सब चीज स्थानीय सरकारें होती है। अब यहाँ पर जरूरत होगा इस बात का कि आखिर संघवाद भारत के अलावा कौन कौन से देशों में है। तो इसके लिए आप पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक में पृष्ठ संख्या 14 में आपको भारत के विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, और विश्व के मानचित्र को रेड कलर से आपको रंगा गया है। उस रेड कलर में उन देशों को कलर किया गया है जो भारत के अलावा संगठनात्मक देश हैं। आप भी क्या करेंगे, विश्व का मानचित्र अपनी कॉपी में बनाएंगे, और बनाने के बाद भारत के अलावा जिन जिन देशों, भारत के अलावा 3 ऐसे देश को आप कलर करेंगे जिसमें संगठनात्मक सरकारें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि संघीय व्यवस्था में विशेषता क्या है। हर चीज की कुछ विशेषताएं होती हैं, गुण होती हैं। इसको अपनाने से पहले आखिर इसकी विशेषताओं की ओर भी लोगों ने ध्यान दिया, ये संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया कि संगठनात्मक व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता अगर संगठनात्मक व्यवस्था की हम लोग देखें तो संगठनात्मक व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता विशेषताएं भी यदि देखा जाए तो संगठनात्मक व्यवस्था की सबसे पहली विशेषता है कि सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होता है। सरकार का जो गठन है, सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होता है, अधिक स्तरों पर होता है। सरकार का गठन 2 या 2 से अधिक स्तरों पर होता है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, अलग अलग स्तर की सरकारें होती हैं। सरकार का गठन कई स्तरों पर होता है, 2 या 2 से अधिक स्तरों पर। जैसा कि आपको बताया कि केंद्र स्तर पर भारत का सबसे बढ़िया उदाहरण आप ले लीजिए कि भारत में एक दिल्ली की सरकारें जो होती है केंद्र सरकार, उसके बाद भारत के अंतर्गत जितनी भी राज्य हैं उन राज्यों की सरकारें, और उसके अधीन फिर क्या है, स्थानीय सरकारें। तो 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें कार्य कर रही हैं, सबसे पहली विशेषता। अब 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकारें कार्य कर रही हैं, लेकिन नागरिक जो होते हैं वो एक होते हैं। पूरे देश के जो नागरिक होते हैं वो एक होते हैं।
अब अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं एक ही नागरिकों पर क्या करती हैं, शासन करती हैं, है ना। इसको भी समझेंगे। अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है। एक ही नागरिक समूहों पर शासन करती है। यानी कि जैसे क्या है कि दिल्ली की सरकारें जो है, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो भी किस पर शासन करेगी, हमारे ही पर शासन करेगी। उसी प्रकार से राज्य की सरकारें जो हैं वो भी हम पर ही शासन करती हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो शासन जो चलाया जाता है उसके लिए नागरिक समूह एक ही होते हैं। तीसरा पॉइंट होता है अधिकार क्षेत्र। प्रत्येक सरकार की अधिकार क्षेत्र जो है वो स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है। प्रत्येक सरकार की अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया है। इसी के अंतर्गत सारी सरकारें जो होती हैं वो क्या करती हैं, कार्य करती हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार के से, सरकारें अपनी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती है। संगठनात्मक शासन में तीसरी विशेषता, जितनी भी सरकारें हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर स्थानीय सरकार हो, इनका अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। उसी के अनुसार वे लोग अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते हैं, कार्य करते हैं। चौथा पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या कि संघीय व्यवस्था में प्रत्येक स्तर की सरकारें जो होती हैं, संघीय व्यवस्था में सरकार भले अलग अलग है, लेकिन संघीय व्यवस्था का एक विशेषता ये भी है कि प्रत्येक स्तर की सरकारें देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखती है ना। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, प्रत्येक स्तर की सरकारें देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखती हैं। देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखती है ना। यानी कि सरकारें ऐसी नहीं है कि पूरी तरह से एकदम देश की एकता और अखंडता को है वो खंड करे या फिर तोड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। संज्ञानात्मक सरकार में देश की एकता और अखंडता जो है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, इस चीज़ को बनाए रखना भी पड़ता है। और विशेष रूप से इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं, आप अगर 4 विशेषताएं भी अभी लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर हम इसको समझाने का प्रयास करें। संघवाद अर्थात संघीय शासन किसे कहते हैं, वैसी व्यवस्था जिसमें सरकार का गठन विभिन्न स्तरों पर होता है, उस प्रकार की सरकार को संगठनात्मक सरकार या संघीय शासन कहते हैं। संघीय शासन की विशेषताएं होती हैं, सरकार 2 या 2 स्तरों पर गठित होती है। नंबर दूसरा, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूहों पर, फिर एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, एक ही नागरिक समूह कहने का अर्थ क्या है कि जो भी सरकारें हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो, राज्य की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, नागरिक हम लोग एक ही होते हैं। दिल्ली वाली सरकार भी हम पर ही शासन करती है, राज्य सरकारें जो होती हैं वो भी हम पर ही शासन करती हैं, और स्थानीय स्तर की सरकारें जो होती हैं वो भी जो भी कार्य करती हैं वो हमारे लिए ही करती हैं। तीसरा है, सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करती है। इसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि सरकार का जो अधिकार क्षेत्र है वो संविधान के अनुसार स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत सरकारें क्या करती हैं, कार्य करती हैं। और चौथा, प्रत्येक स्तर की सरकारें जो होती हैं, प्रत्येक स्तर की सरकारें जो होती हैं वो देश की एकता एवं अखंडता को क्या रखती हैं, बनाए रखती हैं। ये आपको महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया। अब हम लोग आएंगे, आपको बताना चाहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज
ये हम फिर आपको एक नोट आपको भेजेंगे, उस नोट्स में आप उतार लेंगे। अभी बोर्ड के माध्यम से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, एक बात और अब आ जाता है क्या कि केंद्र की सरकार जो अधिकार क्षेत्र है, जैसे इसमें सबसे पहला चीज यही है कि सरकारें जो होती है वो कई स्तर पर होती है, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर। तो निश्चित रूप से सरकार का जो कार्य है वो भी बटा हुआ होगा। सरकारें अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं। तो सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में भी स्पष्ट रूप से बताया गया, और इसको बताने के लिए संघीय व्यवस्था का जो ढांचा तैयार किया गया उसमें 3 प्रकार की सूची बनाई गई। जो ढांचा तैयार किया गया उसमें संविधान में 3 प्रकार की सूची बनाई गई है ना। उन सूची को बोला जाता है संघीय सूची, संघीय सूची, दूसरा होता है राज्य सूची, और तीसरा होता है समवर्ती सूची। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। पहला जो है वो संघीय सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। इन सारी चीजों का नोट्स भी आपको हम देंगे, आप उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करके अभी आप समझने की पूरी कोशिश करें। तो संविधान में संघीय सूची, संविधान में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाया गया, जिसके अंतर्गत सरकारों के अधिकार क्षेत्र जो हैं वो स्पष्ट रूप से बताए गए। अब यहाँ पर आता है कि संघीय सूची, जिसको केंद्र सूची भी कहते हैं। संघीय सूची, इसको आप एक और नाम से जानेंगे, इसको केंद्र सूची भी कहते हैं। ये क्या है? वैसी सूची, परिभाषा आपको बताने की कोशिश करें। वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है, इस प्रकार की सूची को केंद्रीय सूची या संघीय सूची कहते हैं। एक बार और सुनने की कोशिश करें। वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, यानी कि दिल्ली की सरकार को, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, तब उस प्रकार की सूची को संघीय सूची कहते हैं। इस प्रकार की सूची में जो भी विषय आते हैं, इस पर राज्य सरकारों को किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। इस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकता है, इस पर राज्य सरकार की कोई अधिकार नहीं होता। अब यहाँ जानेंगे कि संघीय सूची या केंद्र सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय को रखा गया। तो संघीय सूची और केंद्र सूची के अंतर्गत जिन विषयों को रखा गया उसको आपको हम बताना चाहेंगे। सबसे पहला प्रतिरक्षा, सबसे पहला जो है विषय वो है प्रतिरक्षा, यानी कि देश की रक्षा, देश की सुरक्षा से संबंधित कोई भी कानून बनाना है, सीमाओं का निर्धारण करना है, सीमा यानी कि बॉर्डर, तो प्रतिरक्षा से संबंधित या फिर कहीं भी रक्षा से संबंधित कोई भी सौदा करना है ना, देश के किसी भी प्रकार का रक्षा संबंधित कुछ कार्य करना है ना, तो इस पर जो कानून बनाने का अधिकार जो है वो केवल केंद्र सूची को वो केवल केंद्र सरकार को होगा। उसी प्रकार से मुद्रा, दूसरा चीज आता है क्या, मुद्रा। मुद्रा यानी कि करेंसी, मुद्रा यानी कि करेंसी, इस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र सरकार। इस पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है, यानी कि कौन से मुद्रे चाल। अभी सबसे बढ़िया अभी तुम लोगों का उदाहरण ही है। सबसे पहले आप देख सकते हैं नोटबंदी जब हुआ था, तो नोटबंदी के समय बहुत सारे रुपए जो थे, पुराने नोट्स जो थे उसको हटाया गया और नया नोट सब क्या किया गया, उसको लाया गया। तो ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र में नहीं था, ये चीज कौन किया, केंद्र सरकार किया। यानी कि संघीय सूची के अंतर्गत मुद्रा जो विषय है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को। तीसरा है विदेशी मामले। विदेशी मामले यानी कि फॉरेन के लिए, विदेश के लिए जो पॉलिसीज तैयार होता है,
विदेश से संबंधित कोई भी चीज़, एकदम आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। विदेशों से किस प्रकार का संबंध रखा जाए, कौन से देशों के साथ किस प्रकार का बात किया जाए, किस प्रकार से संबंध रखा जाए, इस प्रकार के इससे संबंधित कोई भी कानून यदि बनाना है तो वो केंद्र सरकार बनाएगा, यानी कि दिल्ली वाली गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। तीसरा पॉइंट आता है बैंकिंग। बैंकिंग, बैंक से संबंधित कोई भी चीज, बैंक से संबंधित है ना, बैंक सब जो भी है, बैंक से संबंधित कोई भी कानून बनाना है कि बैंकों को ब्याज दर कितना लेना है, कितना घटाना है ना, किस प्रकार का बैंक संचालित किए जाएंगे, इन सारे चीज़ों से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो संघीय सूची के अंतर्गत ये विषय आता है। तो निश्चित रूप से इससे संबंधित कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। संचार, और आ जाता है क्या? संचार, कम्युनिकेशन, है ना। संचार के माध्यम का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि पोस्ट ऑफिस से संबंधित चीज हो गए, है ना, दूर संचार यानी कि मोबाइल से संबंधित चीज हो गए, कंप्यूटर से संबंधित चीज हो गए, है ना। कहने का अर्थ क्या है? इन सारे चीजों, इंटरनेट से संबंधित कोई कानून बनाना है, दूर संचार से संबंधित वही चीज है, तो इससे इसके अंतर्गत जो भी चीजें आती हैं इस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। ये विषय जो है ये संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार आप लोग जल्दी से इस चीज को दोहरा लें हम लोग। संघ सूची, जिसे केंद्र सूची भी कहते हैं, वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, उस प्रकार वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, उस प्रकार की सूची को संघीय सूची कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रतिरक्षा, मुद्रा, विदेशी मामले, बैंकिंग और संचार जैसे महत्वपूर्ण विषय आते हैं। दूसरा आता है राज्य सूची। वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को होता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, पहला वाला में केंद्र की सरकारों को, दूसरा वाला में किनको? राज्य की सरकारों को होता है। तो इस प्रकार की सूची को राज्य सूची कहते हैं। फिर से, वैसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य की सरकारों को होती है, उस प्रकार की सूची को राज्य सूची कहते हैं। जैसे अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? सबसे पहला चीज पुलिस। पुलिस, आप सभी लोग देखते होंगे, पुलिस लोग जो यहाँ पर लगाए हुए रहते, बैच सब लगा हुआ रहता है। तो झारखंड पुलिस को देखिएगा, अब लिखा हुआ रहता है झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस को लिखा हुआ रहेगा बिहार पुलिस, है ना। दिल्ली पुलिस में जाएगी तो दिल्ली पुलिस। तो इसी प्रकार से आप जिन जिन राज्यों में जाएंगे वहाँ के पुलिस जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए वो राज्य सूची के विषय हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। व्यापार, दूसरा चीज आ गया क्या? व्यापार, ये भी एक विषय है। तो व्यापार जो है, बिजनेस पॉलिसी कैसे बनेगा, है ना, मार्केटिंग कैसे चलना है, इन सारे चीजों से संबंधित कोई कानून बनाना है तो राज्य सरकारें बनाती हैं। तो व्यापार जो विषय है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तीसरा चीज आ जाता है कृषि। कृषि ये भी चीज है, प्रत्येक राज्य की जो कृषि प्रणाली, प्रत्येक राज्य में कृषि का जो संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी चीजें होती हैं उस पर कानून बनाना या उस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य की सरकारों को है। इसलिए कृषि भी विषय जो है उसको राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। और इसी के अंतर्गत सिंचाई भी आता है। तो ये कृषि और सिंचाई ये सब चीज जो है वो राज्य सूची के विषय हैं, इसीलिए इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। अब तीसरा महत्वपूर्ण सूची जो है वो है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ध्यान देंगे, वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकारों को, दोनों को होता है। वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को होता है ना। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को, केंद्र और राज्य दोनों की सरकार, वैसी सूची जिनके विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को होता है, तब इस प्रकार की सूची को समवर्ती सूची कहते हैं।
समझ में आ रहा है? यानी कि वैसी सूची जिनके विषयों पर जो जो विषय भी आएंगे, जैसे कि यहाँ पर हम आप लोगों को विषय बताए, उसी प्रकार से कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है और राज्य को भी है ना, केंद्र को भी है और राज्य को भी है। कौन कौन से विषय हैं इसको हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इसमें आता है क्या, शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो विषय है वो क्या है, शिक्षा। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और ये महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा, तो इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकार। केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें यहाँ पर कानून बना सकती हैं। अभी आके आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। तो शिक्षा जैसे चीज, शिक्षा जैसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को होता है। इसी में आता है क्या, वन से संबंधित कोई कानून बनाना है तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, है ना। विवाह से संबंधित कोई कानून बनाना है ना, या उसको विलोपित करना है, उसमें चेंजिंग करना है, तो इस प्रकार के कानून जो बनाएंगे वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की सरकारें जो होती हैं वो कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। मजदूर संघ, है ना, ये सब चीज आता है। मजदूर संघ ये सब चीज जो है वो आपका किसमें आया, समवर्ती सूची में। अब यहाँ पर एक चीज, महत्वपूर्ण चीज आपको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को अधिकार है कानून बनाने का, किंतु यदि केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच इन विषयों को लेकर किसी प्रकार का मतभेद होता है, ध्यान देंगे आप, किंतु केंद्र और राज्य सरकारों के बीच इन विषयों को लेकर या इन विषयों से संबंधित कानून बनाने को लेकर यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र की सरकार द्वारा बनाया गया कानून को महत्व दिया जाएगा। स्पष्ट हुआ? फिर से एक बात आप सुन लें, केंद्र और राज्य की सरकारों दोनों को अधिकार है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों को है, किंतु यदि इन विषयों पर कानून बनाने के बाद किसी प्रकार की टकराव की स्थिति या विवाद की स्थिति है केंद्र और राज्य के बीच, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा। अभी एकदम रिसेंटली आप देखेंगे नई शिक्षा नीति आया, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है वो इसको अभी बनाया गया और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू करने अभी कराया जाएगा। तो इस प्रकार की जो नई शिक्षा नीति जो बनाई गई केंद्र सरकार के द्वारा, इस नीति को बनाया गया है। अब राज्य सरकार जो है इसको लागू करेंगे, राज्य सरकार भी इसको लागू करेंगे। राज्य सरकार को अधिकार है कि राज्य सरकार इस शिक्षा नीति जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाएगा, चूंकि कानून जो है या उसमें फेरबदल जो किया गया इसके विषय से संबंधित वो केंद्र सरकार ने किया। अब राज्य भी अपने उसमें कुछ बदलाव करके या अपने से कोई चीज बदल कर इसको वो लागू कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देंगे हम लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताए, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संघवाद का जो अधिकार क्षेत्र है इसको 3 सूची के अंतर्गत संविधान में वर्णित किया गया, ताकि शासन के जो स्तर है, 3 स्तर, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और कौन सा स्तर, स्थानीय स्तर, उस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद या टकराव ना। इसीलिए इन सूचियों के माध्यम से विषय जो हैं वो रख दिए गए, ताकि इन विषयों पर अपने अपने स्तर से केंद्र सरकारें, राज्य की सरकारें और केंद्र और राज्य की सरकारें कानून बना सकती हैं। क्लियर हो गया? इसका जो नोट्स है, प्रत्येक का आपको परिभाषा जो है वो आपको कल हम नोट डाउन करेंगे कॉपी में, उसके बाद आपको भेजा जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़े, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताया गया। अब इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं मैट्रिक में कि संघ सूची किसे कहते हैं, राज्य सूची को परिभाषित करें, समवर्ती सूची किसे कहते हैं, या केवल क्या आ सकता है,
संघीय सूची के अंतर्गत आने वाले 2 विषयों को लिखें। कौन कौन से विषय आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर का प्रश्न आपको मिलता है, तो आप इस प्रकार का उदाहरण देखेंगे। बुक में भी आपको दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या 16 आप निकालेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर पृष्ठ संख्या 16 में आपको अवश्य रूप से वो चीज़ मिलेगा, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ें, संघीय व्यवस्था के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था जो आई ये संविधान संशोधन करने के बाद आया। कुछ संशोधन किए गए 1992 ईस्वी में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने हम जा रहे हैं, है ना। भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश, विकेंद्रीकरण करने का मतलब विभिन्न स्तरों पर बांटना। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के बाद संघवाद, तो चूंकि संविधान में लिखा ही था भारत एक संगठनात्मक देश होगा, तो संघवाद के अंतर्गत जो स्थानीय स्तर की सरकारें थी, केंद्र स्तर की सरकार, फिर एक बार हम बोर्ड में स्ट्रक्चर लिखे संघवाद, इसमें कई स्तरों की सरकार होती है, यानी कि केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, राज्यों की सरकार है 1 2, और तीसरा स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार। ये तीसरा पॉइंट, स्थानीय सरकार, विकेंद्रीकरण जो हुआ। अब विकेंद्रीकरण को किस ऐसे समझे हम लोग, विकेंद्रीकरण बहुत सारे लोग नहीं समझे कि विकेंद्रीकरण है क्या। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, एक सेंटर से पूरे भारत में शासन चलाना संभव नहीं, तो इसीलिए क्या किया, शासन को विभिन्न स्तरों पर बांटा गया। अब बांटने से क्या होता है, जब शक्ति का बंटवारा होता है, शासन को बांटा जाता है, तो वो चीज़ बहुत ही स्मूथली, बहुत अच्छे तरीके से चलती है। तो इस प्रकार से जब स्थानीय सरकार का गठन हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1992 तक स्थानीय सरकारें उतनी अच्छी तरीके से क्रियाशील या कार्यरत नहीं होती थी। तो 1992 के संविधान संशोधन के पहले और 1992 के संविधान संशोधन के बाद, 1992 के संविधान संशोधन से पहले, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय सरकारों में जो बदलाव हुए उसके बारे में भी प्रश्न, आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका मैट्रिक में या आपके टर्मिनल्स एग्जाम में भी आते हैं। आप प्रश्नावली में जब जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे 1992 के संविधान संशोधन से पहले और उसके बाद के स्थानीय शासन में कौन से अंतर हुए, उसको आपको लिखने के लिए आता है ना। इसका क्वेश्चन भी आता है, 1992 के संविधान संशोधन से पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। इस प्रकार का प्रश्न जो है वो यहाँ पर आता है। तो इस चीज को हम बताना चाहेंगे आपको, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन में जो अंतर था उसको आपको जानना है। अब स्थानीय शासन आपको समझ में आ गया। स्थानीय शासन यानी कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट होता है, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर जो सरकारें गठित होती हैं, है ना, जो भी हमारे प्रतिनिधि होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, स्थानीय सरकार। तो 1992 से पहले का अगर संविधान संशोधन पहले जानना है, व्हाट इट संविधान संशोधन, अब ये क्या है, तो संविधान संशोधन, संविधान में ही लिखा गया भारत का संविधान की विशेषता, हम 9th क्लास में भी तुम लोगों को बताए थे। भारत की संविधान की एक विशेषता है कि भारत के संविधान को समय और परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो भारतीय संविधान में को बदलने का भी प्रावधान लिखा गया है ना। भारतीय संविधान को बदलने का प्रावधान लिखा गया, उतना तो अभी तुम लोगों को ये सब नहीं जानना है, लेकिन ये है इसका आर्टिकल 368, 368 धारा आर्टिकल 368 में ये प्रावधान किया गया, संविधान में लिखा गया है कि भारतीय संविधान को समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। बदलाव की जो प्रक्रिया है वो आपको आगे हम बताएंगे।
तो संविधान में बदलाव करने की जो प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत संसद के माध्यम से संविधान में बदलाव किया जाता है ना, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। तो इस प्रकार राष्ट्रपति का अनुमोदन जब होता है तो इस प्रकार से संविधान संशोधन होता है। तो 1992 से पहले और 1992 के बाद स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। ये चीज आपको सवाल भी आता है। तो अगर इस प्रकार का जो सवाल आएगा तो उसके लिए आपको हम नोट्स कल भेजेंगे, लेकिन आप अभी समझने की कोशिश करें। तो 1992 के संविधान संशोधन से पहले, याद रखिए 1992 के संविधान संशोधन से पहले स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते थे वो नियमित रूप से नहीं होते थे, वो नियमित रूप से नहीं होते थे। और चुनाव में महिलाओं के लिए किसी प्रकार की कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं। फिर एक बार, वैसे भी हम बोर्ड में खींचेंगे इसका स्ट्रक्चर, आपके देखेंगे। 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय स्तर पर जो चुनाव होते थे, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, वो नियमित रूप से नहीं होते थे और आरक्षण की कोई व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर जो भी आरक्षण था उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्तर पर चुनाव नियमित रूप से होने लगे और महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित किया गया। अभी देखो, जब भी चुनाव होता है 5-5 साल में, जो पंचायत चुनाव जो हो रहे हैं झारखंड में भी होते हैं, तुम लोग देखता होगा कि मुखिया, वार्ड, इसमें कहीं कहीं पर क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वही उठती हैं, उन्हीं के लिए रिजर्व रहता है कुर्सी। वहाँ कोई दूसरा पुरुष सदस्य को उठने की आवश्यकता नहीं है, उनको दिया ही नहीं जाता। तो ये आरक्षित किया गया, वो आरक्षित किया गया मतलब वहाँ पर से वो महिलाएं वहाँ पर क्या हो सकती हैं, उठ सकती हैं। तो फिर हम लोग पंचायत स्तर पर महिलाओं को वोट देते हैं, तो वो लोग सरपंच, मुखिया, वार्ड पार्षद, ये सब क्या होती है, बनती है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन तुम लोगों को आता है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और 1992 के संविधान संशोधन के बाद। ये आपको क्वेश्चन प्रश्नावली में मिल जाएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है इसमें। तो इसको हम बताने की कोशिश करें। यदि आपको कोई बोले कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण अंतर है ना, वो कैसे आप लिखेंगे, तो इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं। 1992 के संविधान 1992 के संविधान संशोधन के पहले है ना, और 1992 के संविधान संशोधन के बाद, 1992 के संविधान संशोधन के बाद है ना, स्थानीय सरकार पर क्या क्या अंतर होता था। तो 2 अंतर आपको लिखने का आता है विशेष रूप से, 2 महत्वपूर्ण अंतरों को लिखिए। तो आप सबसे अच्छा तरीका याद करने के लिए, तो छोटा में सबसे पहला तरीका, 1992 के संविधान संशोधन के पहले स्थानीय स्तरों पर नियमित चुनाव नहीं होते थे, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, स्थानीय स्तर पर चुनाव नियमित नहीं, चुनाव नियमित नहीं कराए जाते थे या नहीं होते थे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि 5-5 साल निर्धारित किया गया है, लेकिन उस समय क्या 1992 तक, आप समझ लीजिए, स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1992 तक जो एक बार चुनाव हो गया वही लोग सरपंच, मुखिया बने हुए थे, चल रहा था। यानी कि कहने के लिए भारत में क्या था कि संगठनात्मक व्यवस्था थी, लेकिन चुनाव जो होते थे वो नियमित रूप से नहीं कराए जाते थे। लेकिन 1992 के संविधान संशोधन के बाद संविधान में संशोधन किया गया, और संविधान में संशोधन करने के बाद जो हुआ वो चुनाव क्या होने लगे, नियमित होने लगे, चुनाव नियमित होने लगे, चुनाव नियमित होने लगे। यानी कि स्थानीय चुनाव देख लीजिए, झारखंड में 5-5 साल में जो चुनाव हो रहे हैं, पंचायती चुनाव है ना, 5-5 साल में आप लोग देख रहे हैं, मुखिया, सरपंच, तो ये चुनाव नियमित होने लगे। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर, 1992 के संविधान संशोधन के पहले आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। आरक्षण यानी स्थानीय सरकारों पर आरक्षण, स्थानीय सरकारों पर
आरक्षण। स्थानीय स्तर पर जो सरकारें होती थी उस पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई व्यवस्था नहीं थी, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन दूसरा हम यहाँ देखेंगे क्या, 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्तर की सरकारें पर महिलाओं के लिए, है ना, स्थानीय स्तर की सरकारों पर महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित कर दिया गया, आरक्षित किया गया, आरक्षित किया गया। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली भी, आप व्यवहारिक रूप से भी देख रहे हैं अपने आस पड़ोस में, अपने पंचायत के क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि पंचायत स्तर पर जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए भी सीटें रिजर्व रहती है, महिलाएं भी क्या होती है वहाँ पर आ रही हैं चुनकर। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताए। 5वां नंबर सवाल 1992 के संविधान संशोधन के पहले और 1992 के संविधान संशोधन के बाद का महत्वपूर्ण अंतर के बारे में आप बताए हैं। इसको, इसका नोट्स जो है वो आपको हम देंगे। आप ऐसे भी स्ट्रक्चर के माध्यम से भी याद करने का तरीका है ये, कम समय में जल्दी से अगर याद करना है तो इस प्रकार से भी आदमी याद कर लेता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नोट्स जो है वो आपको हम भेजेंगे व्हाट्सएप के माध्यम से, आप उसको देखेंगे। फिर एक बार समझने की कोशिश करें, है ना। 1992 के संविधान संशोधन के पहले, 1992 के संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्तर पर जो होने वाले चुनाव होते थे या स्थानीय स्तर पर प्रमुख अंतर क्या थे। तो स्थानीय स्तर पर चुनाव नियमित नहीं कराए जाते थे, और इधर से संशोधन के बाद क्या, चुनाव नियमित रूप से होने लगे। दूसरा, आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं, स्थानीय स्तर पर सरकारें जो होती थी उस पर कोई आरक्षण नहीं। 1992 के संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए 1/3 सीटें क्या थी, आरक्षित की गई। ये महत्वपूर्ण चीज है। अब एक सवाल आपका इस चैप्टर से और रिलेटेड हम आपको बता दें, उसके बाद हम लोग ये चैप्टर आज समझिए समाप्त करेंगे। और किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत होगा तो वो फोन के माध्यम से हमसे संपर्क करेंगे। एक प्रश्न इसमें और आता है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है एकात्मक और संगठनात्मक शासन में अंतर। एकात्मक और संगठनात्मक शासन में अंतर, इस प्रकार का प्रश्न भी आता है, 2 से 3 नंबर के लिए आता है। एकात्मक और संगठनात्मक शासन में अंतर लिखिए, ये भी आता है। या फिर इस प्रकार का प्रश्न को आप लिख सकते हैं इसमें कि यहाँ जैसे आपका प्रश्न में डायरेक्ट दिया हुआ है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या अंतर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है आपका प्रश्नावली में, आप इसको भी देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या बुक में 27 में आपका दिया हुआ है, 27 में क्वेश्चन नंबर 4 है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, है ना, कि संघीय शासन और एकात्मक शासन में क्या अंतर है, या शासन का एकात्मक स्वरूप और शासन का संगठनात्मक स्वरूप में क्या अंतर है, सब एक ही प्रकार का वर्ड है, एक ही प्रकार के शब्द हैं। तो इस प्रकार का जब आए तो आप उत्तर लिखेंगे, 2 पार्ट में आप बांट के लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो विशेष रूप से 2 ही वहाँ पर आता है ये अंतर लिखने के लिए। तो आप लिख सकते हैं एकात्मक शासन और संगठनात्मक शासन। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। कई बार मैट्रिक में इस प्रकार का प्रश्न जो है वो आ चुका है, और बच्चे बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, जो समझ जाते हैं वो अच्छे तरीके से लिखते हैं। तो एकात्मक शासन और संगठनात्मक शासन में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर आपको लिखना है, एकात्मक शासन किसे कहते हैं, शासन का वैसा स्वरूप, है ना, स्वरूप शासन का नेचर, शासन का वैसा स्वरूप जिसमें सरकार का गठन केवल एक स्तर पर होता है। हम नोट ऐसे भेजेंगे, लेकिन आप जाने केवल शासन का वैसा स्वरूप, है ना, जिसमें सरकार का गठन, है ना, वैसा स्वरूप जिसमें सरकार का गठन, जिसमें
सरकार का गठन केवल एक स्तर पर होता है, एक ही स्तर पर होता है, एक ही स्तर पर होता है, यानी कि केंद्र स्तर पर। शुरुआत में लेसन जैसे प्रारंभ किए थे ना अध्याय, उसी टाइम हम इसके बारे में चर्चा किए थे सबसे पहले। तो शासन का वैसा स्वरूप जिसमें सरकार का गठन केवल एक ही स्तर पर होता है उसको क्या बोलते हैं? एकात्मक शासन। नाम से पता चला, एकात्मक शासन। और दूसरा यहाँ पर आता है क्या है? संगठनात्मक शासन। सबको याद हो ही गया होगा, इतना बार इसके बारे में हम लोग चर्चा किए। शासन का वैसा स्वरूप है ना, शासन का वैसा स्वरूप जिसमें सरकार का गठन है ना, दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है, दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है, दो या दो से अधिक स्तरों पर होता है। बार बार चर्चा की, दो या दो से अधिक स्तर पर, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। अब इसका उदाहरण आता है कि बताइए एकात्मक शासन कौन है, किसको बोलेंगे एकात्मक शासन, किन किन देशों में है? तो हम लोग का पड़ोसी देश सबसे पहले श्रीलंका, सबसे पहले श्रीलंका में एकात्मक शासन है। उसी प्रकार से आप जाएंगे एकात्मक शासन वाले अगर देशों में, तो इटली हो गया, जापान हो गया, इटली, जापान, फ्रांस, ये सब देश एकात्मक शासन वाला देश है। केंद्रीय स्तर से ही पूरे देश में शासन क्या किया जाता है? चलाया जाता है। अब इसमें देखेंगे कि संगठनात्मक शासन कौन है, तो सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण भारत में सरकारें जो होती है कई स्तरों पर कार्य करती है। दूसरा आप देखेंगे इसमें तो आप बेल्जियम को पाएंगे, बेल्जियम, और आपके कनाडा हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका है ना। इस प्रकार की व्यवस्था जो है इन देशों में है। इसके बारे में विश्व का मानचित्र आपको, जैसा कि पृष्ठ संख्या कितना में बताए थे हम, पृष्ठ संख्या 14 में, एनसीईआरटी के बुक में पृष्ठ संख्या 14 में विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, और वहां पर आपको जो कलर किया हुआ है उन सारे देशों में संगठनात्मक व्यवस्था है। तो ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण बिंदु हैं एकात्मक और संगठनात्मक शासन के वे अंतर से संबंधित। तो इसको आप थोड़ा सा देख लें अच्छे से। अब क्या है कि मानचित्र अध्ययन से संबंधित भी कार्य आता है। आपका क्वेश्चन जो रहेगा उसमें मानचित्र दिया हुआ रहेगा। अब मानचित्र दिया हुआ रहता है उसमें बहुत अच्छा मार्क्स भी उठता है, केवल आपको वहाँ पॉइंट आउट करना है, भरना है। अब भरने के बाद आप उसमें अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है उसमें आ जाएगा सवाल क्या कि भारत के अलावा 3 ऐसे देशों के नाम बताएं जहां संगठनात्मक शासन या संघीय व्यवस्था है। तो आपको करना क्या है, अगर आप किताब का अध्ययन करेंगे अच्छे से तो पृष्ठ संख्या 14 में विश्व का मानचित्र दिया हुआ है, जिसमें बीच में आपको आप देखेंगे कि भारत है, भारत कलर किया हुआ है। तो भारत के अलावा आपको रखना है तो आप क्या कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया रख दीजिए, रूस रख दीजिए, ब्राजील रख दीजिए, ऐसा रंग देंगे। वहाँ 3 देशों का नाम लिखना है या फिर रंगने का आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का सवाल में वो आता भी है कभी कभी, भारत के अलावा 3 ऐसे देशों के नाम लिखें जहाँ संगठनात्मक व्यवस्था है। आपको लिखना क्या है, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, 3 ऐसे देश हैं जो वहाँ पर संगठनात्मक व्यवस्था पाई जाती है। इस प्रकार से आज हम लोग संघीय शासन या संगठनात्मक शासन के बारे पढ़े हैं। उम्मीद है तुम लोगों को ये चैप्टर पसंद आया होगा पढ़ने में, और हमने कोशिश किया है तुम लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का। आगे फिर जो भी नोट्स होगा वो तुम लोगों को कल भेजा जाएगा, उसको बढ़िया से उतार लेना है। और नोट्स स्कूल खुलेंगे जब तो हम सारे बच्चों का नोट्स जो है वो चेक करेंगे, है ना। और कोशिश करना है कि जो 2 क्वेश्चन आपको बताया गया है उसको याद भी कर लें आप,
जितना जल्दी हो सके अगर आप याद करते जाएंगे तो सारा चीज़ आसान होगा। अगर आप याद नहीं करेंगे तो वही सारे चीज़ जो होते हैं वो एक बार में बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो आप याद करने की कोशिश करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।